आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी घटना चक्र के इतिहास की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पहले मैं रिवीजन नोट्स कराऊंगा और उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको पूरा कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टार्ट में देखते हैं रिवीजन नोट्स, यानी कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बढ़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। आगे देखते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख होता है। नंबर 1 है देवी चंद्रगुप्तम तथा नंबर 2 है अभिसारिका वंचितम, यानी कि अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक। ठीक है, यानी कि अप्राप्य। आगे देखते हैं। क्षेमेंद्र कृत व्रत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। आगे बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है, यानी कि जो हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन है उसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। आगे देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी कि द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। द्विजऋषभ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। किसकी है? अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है वह एक शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 राजा और अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। आगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। आगे राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का
अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। आगे देखते हैं 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी कि जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक शैलुकश की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। आगे यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। ये वस्तुएं थीं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। आगे देखते हैं एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैनी यानी कि अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। यानी कि बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा यानी कि वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यावहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय यानी कि देवनाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अभिलेखों में उसे किसके अभिलेखों में? अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय यानी कि देवनाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। आगे जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। आगे देखते हैं पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध ग्रंथ की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्म नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिष्म के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं यानी कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक
कारवां के मुखिया को सार्थवाकी संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यानी कि विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख शंभोदी बौद्ध गया तथा 20 वर्ष बाद रोमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। आगे देखते हैं। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 गुहालेख यानी कि गुफालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है आपका नंबर 1 शाहबाजगढ़ी, नंबर 2 मानसहरा, नंबर 3 कालसी, नंबर 4 गिरनार, नंबर 5 धौली, नंबर 6 जौगढ़ और नंबर 7 एर्रागुड़ी और नंबर 8 सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों यानी कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषाई यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्भाषण पत्थर की पट्टियों यानी कि शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। आगे DR भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। दोस्तों, अगर आप जॉइन विद रोजगारशाला परिवार को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपके लिए इसी प्रकार की बहुत सारी घटना चक्र की वीडियो जल्दी से जल्दी लाता रहूँगा। आप इन वीडियो आ रही हैं उनसे रिवीजन नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस MCQ की यानी कि PYQ की नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, इसलिए आप रिवीजन नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी लगातार करते रहिए। आगे देखते हैं और जॉइन विद रोजगारशाला परिवार को सपोर्ट करें, जिससे कि आपके लिए जल्दी से जल्दी यानी कि बहुत जल्दी लगातार वीडियो आती रहें। आगे देखते हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों की अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि पिपरहवा, सौगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नैतूर एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिला है। भाब्रू बैराट स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक ने प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार
यानी कि अशोक के प्रथम शिलालेख में जो पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दी जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं, यानी कि साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ित पीड़ा पर यानी कि इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख यानी कि 12वें में सभी, यानी शिलालेख 12 है ना, दीर्घ शिलालेख 12वां में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों यानी कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक शासन यानी कि मौर्य शासन अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था और तुर्माय टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था और अंतकिनी एंटिगोनस और गोनातास ये मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था और मग साइरिन का शासक अलेक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। आगे देखते हैं। गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगोरा ताम्रपर्ण अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में हैं। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से प्राप्त होती है। आगे मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, यानी कि धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, यानी कि संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक,
नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 कारीगर और नंबर 5 योद्धा, नंबर 6 निरीक्षक, नंबर 7 मंत्री और नंबर आगे मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, जैसे कि इसमें प्रांत दिए गए हैं एक सारणी में और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। इसमें जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी तक्षशिला थी और अवंती रट्ट की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे देखते हैं, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। यानी कि जो मौर्य मंत्री परिषद थी उसमें जो राजस्व इकट्ठा करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। आगे देखते हैं, उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे, यानी कि पण्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, सुराध्यक्ष सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था और गणिकाध्यक्ष वैश्याओं का निरीक्षक होता था और सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था और आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था और लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था और लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था और नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त यानी कि त्यागी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। आगे, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। आगे देखते हैं, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व था। बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा बरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में यानी कि 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। आगे देखते हैं, बिहार में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राज प्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, जिसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने
जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राज्यवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्य मित्र शुंग के नाम से विख्यात है। आगे देखते हैं। ईस्वी पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकलती हैं। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है और जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं, MCQ को हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से लेके 184 ईस्वी पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश जिसका टाइम पीरियड 275 से लेके 550 ईस्वी, और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, विशाखदत्त। इसका विश्लेषण देखते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसका विश्लेषण देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? यानी कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जस्टिन ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका विश्लेषण देखते हैं। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी।
वह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इसका विश्लेषण देखते हैं, इसका विश्लेषण क्या कह रहा है, यानी कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजऋषभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी हमने देखा है, विश्लेषण विकल्प बी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कहता है कि कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सातवां अंग मित्र था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का सातवां अंग है। सुहृद यानी कि मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यंभावी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर। इसका विश्लेषण देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस यानी कि डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था।
इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बुद्ध घोष की समस्त पाशादिका में। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, यानी कि उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लकड़ी का बना था। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। बिहार में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, इसका यानी कि चंद्रगुप्त। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि राजनैतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यानी कि जूनागढ़ शिलालेख। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है? विश्लेषण कह रहा है कि 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख से आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा
सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 305 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन दिया है, मैप दिया गया है, मानचित्र, इसको देखकर सही आंसर बताइए। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या, यानी कि सी सही बोल रहा है इसमें, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, ठीक है। इसका विश्लेषण देखते हैं। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अशोक ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, यानी कि अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यावहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, श्रीलंका। इसका विश्लेषण देखते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि अशोक के शिलालेख अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कहता है कि अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 गुहालेख या गुफालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, तो किसने कराया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अशोक ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता, एक लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाईं तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसका प्रमाण किस में मिलता है, यानी कि देव नाम प्रिय की उपाधि उसने धारण की थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। अशोक के 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईस्वी पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम देवानाम प्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में
अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 में, दीपवंश में और महावंश में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं, यानी कि सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्म नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अशोक और दशरथ मौर्य, यानी कि मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं, यानी कि मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम्पीय की उपाधि धारण करता था। अगला क्वेश्चन है, रज्जुक थे, तो रज्जुक किसे कहते थे? मौर्य शासन में अधिकारी। क्या मौर्य शासन में अधिकारी किसको कहा जाता था? रज्जुक को। इसका विश्लेषण देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, सार्तवाह किसे कहते थे? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, व्यापारियों के काफिले को सार्तवाह कहा जाता था। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण कह रहा है, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्तवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अग्रहारिक। इसका विश्लेषण देखते हैं, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। जैसे अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं, नंबर 1 युक्त, ये जिलों के अधिकारी होते थे जो राज्य वसूल करते थे। अगला है राजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर दिया गया। तीसरा है प्रादेशिक, इसमें कहा गया है यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इससे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अशोक ने। इसका विश्लेषण देखते हैं, इसका विश्लेषण कहता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सांची। इसका विश्लेषण देखते हैं, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा बरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए
और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अशोक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अशोक ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था क्या? इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, काकड़ाम। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चैतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरिवी कहा गया है। चौथी सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम यानी कि काकनाड़ महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं, यानी कि स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है, स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महापात्रों के अवशेष तथा स्तूप 3 में सारीपुत्र तथा मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, यानी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि जो ए है उसका मिलान आपका 2 से होगा, कौशाम्बी घोषिताराम मठ, और यानी कि जो बी है बी कुशीनगर का मिलान होगा आपका किससे? तीसरे से, राणा भर स्तूप से, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि स्थान और स्मारक भग्नावशेष यानी कि कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर राणा भर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महेत स्तूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर किए गए उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो इसका नंबर 1 गया, कपिलवस्तु और कुशीनगर। आगे देखते इसमें क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सबसे पहले 4 लुम्बिनी, सबसे पहले 4 2 1 5 3 6, इसलिए सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कहता है कि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बौद्ध गया तथा 20 वर्ष बाद रोमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्तों के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। यानी कि सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृत भाषा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कहता है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 गुहालेख या गुफालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं नंबर 1 शाहबाज गढ़ी, नंबर 2 मानसहरा, नंबर 3 कालसी, नंबर 4 गिरनार, नंबर 5 धौली, नंबर 6 चौगढ़ और नंबर 7 एर्रागुडी तथा नंबर 8 सोपानारा यानी कि शोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेखों शाहबाज गढ़ी एवं मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी हैं। तक्षशिला से आरमेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषाई यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरमेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि निम्नांकित में से कौन सा
अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शाहबाज गढ़ी। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्भाषण किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पत्थर की पट्टियों पर। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो सेम क्वेश्चन है, सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सेम क्वेश्चन, सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? सेम क्वेश्चन है, सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि खरोष्टी लिपि में। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है? इसका विश्लेषण कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेखों शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 56 वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुराधापुर। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि प्राक अशोक ब्राह्मी यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, यानी कि पिपरहवा और सौगौरा और महास्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप, नॉरिस लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, खरोष्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, प्रियदर्शी। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कहता है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कहता है अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर के रूप में चित्र के साथ रान्यों अशोक राजा उल्लेखित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसको आईएएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कंगनहल्ली। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया है, जिसके नीचे राजा अशोक लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मास्की। इसका विश्लेषण देखते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं ओडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, गुर्जरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का रोमिनदेही स्तंभ संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि बुद्ध के जन्म से। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ रोमिनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का नाम भोग कर माप कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि गुर्जरा शिलालेख किसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है? गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। इसका विश्लेषण है भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। बौद्ध को धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कौन सा? भाब्रू बैराट स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अशोक के शिलालेख के कारण। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कालसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शिलालेख यानी कि 13वां। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कह रहा है अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 13वें शिलालेख द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, शिलालेख 12। इसका विश्लेषण है, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो यह किसने कहा था, ये बात अशोक ने। तो यानी कि इसका विश्लेषण है, प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख से उद्धृत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम काल के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 2 और शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कहता है, अशोक के दूसरे व 13वें शिलालेख में संगम राज्यों जैसे कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सातवाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यह मिस्र का शासक था। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था और तुर्माय टोलेमी या सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा। अगला है अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास में सिडोनिया या मकदूनिया का राजा। अगला है मग साइरीन का शासक तथा अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मिस्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मौर्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, यानी कि उपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये मादये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, स्तंभ अभिलेख, यानी कि स्तंभ अभिलेख 5वां। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इन अभिलेखों के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया
तोते, मैना, अरुणा, जंगली बतख और नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बेल बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाई जो खाए ना जाते हों और अन्य किसी काम में ना आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिष्य या पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया ना किया जाए। तिष्य, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को ना दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सौगौरा ताम्रपत्र। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है, गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले यानी कि बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कारण कथन दिया है इसमें। ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। दूसरा कारण कह रहा है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। तो सही कूट का सही उत्तर चुनाव करवा रहा है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ जा सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर अनुदान नहीं दिया था। इसमें कारण कह रहा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। सही उत्तर का चुनाव करवा रहा है। तो इसमें सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। अतः कथन ए सही है जबकि आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 86 कहता है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज दूत था, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टेट किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, यानी कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे कि नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 कारीगर, नंबर 5 योद्धा, नंबर 6
क्या निरीक्षक, नंबर 7 सभासद। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही कर सकता था, अपना सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 7 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 91 निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 92 मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 यानी कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मृत्यु दंड। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि इंडिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इंडिका। अगला क्वेश्चन है 97 यानी कि इंडिका का मूल लेखक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। क्वेश्चन कहता है कि इंडिका के लेखक कौन था। इंडिका का लेखक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है 99, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 यानी कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पर। अगला क्वेश्चन है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, केवल ACD यानी कि संस्कृति, कला व साहित्य और प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपोरा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। नंबर 1 उत्तरापथ, नंबर 2 अवंतीरठ, नंबर 3 कलिंग, नंबर 4 दक्षिणापथ और नंबर 5 प्राच्य या पूर्वी प्रदेश।
आगे देखते हैं, स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों को है, अतः मौर्य नरेशों के संबंध में कथन ACD सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 102 कह रहा है भाग एवं बलि थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राजस्व के स्रोत। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण कह रहा है भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था, इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सीताध्यक्ष। इसका विश्लेषण देखते हैं, मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। आगे शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था, तथा आकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राज्य की भूमि से प्राप्त आय। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण कह रहा है मौर्य काल में राज्य की भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी, इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 105 मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, समाहर्ता। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण कह रहा है मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पौतवाध्यक्ष। इसका विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण कह रहा है मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तोल माप का प्रभारी था, पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन 107 कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि मार्ग निर्माण। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर से यह कर या जुर्माना लिया जाता था। इसका विश्लेषण है, यानी कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, तक्षशिला। इसका विश्लेषण देखते हैं। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म के 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई के और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि धर्मस्थलीय और आपका कंटक शोधन। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, यानी कि धर्मस्थलीय या कंटक शोधन। धर्मस्थलीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था तथा व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मागध। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112, यानी कि गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, द्रविड़ों ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि गांव के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 114 निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मनुस्मृति में। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर यानी कि विधुर हो गया हो, वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 115, यानी कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ब्रात्य क्षत्रियों का। इसका विश्लेषण देखते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले मेगास्थनीज आता है, उसके बाद आपका फाइजान आता है, उसके बाद आपका हिंसांग आता है और उसके बाद आपका इतसिंह आता है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि यूनानी शासक शैलुकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इतसिंह 7वीं सदी के लिए ईस्वी में भारत आया चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कह रहा है चंद्रगुप्त
को सैंडोकोटस नाम दिया गया, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बृहद्रथ। इसका विश्लेषण देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा कह रहा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा कह रहा है आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण कह रहा है जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख यानी कि सिंधुक द्वारा मार डाला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 120वां ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूँकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था, यानी कि इसका रिपेयरिंग करवाई गई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ यानी कि गिरनार से शक संवत 72 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त ने भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के
पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत बर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल 321 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईस्वी पूर्व से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, परखम से। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प डी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 और 4 सही है। यानी कि लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड और आपका सारनाथ से फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और तीसरा है इसमें, चौथे में नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं। परंतु राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। दोस्तों, इस टॉपिक से जो भी मौर्य साम्राज्य था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है, और इसके जितने भी PYQ हैं वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए मौर्योत्तर काल को कराऊंगा। पहले इसका रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन नोट्स को कराऊंगा, फिर उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ होंगे उनको कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, आप ज्वाइन विद रोजगारशाला परिवार को सपोर्ट करिए। इसी प्रकार लगातार घटना चक्र की सीरीज आती रहेंगी। अगर आप पॉलिटी की सीरीज को देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वह सीरीज भी लगातार चल रही है, और इतिहास की सीरीज भी लगातार चल रही है। जब ये इतिहास की और पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में साइंस की यानी कि विज्ञान की सीरीज लेके आऊँगा, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सीरीज भी लेके आऊँगा, और भूगोल की सीरीज भी लेके आऊँगा। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस और रिवीजन लगातार करते रहिए, और ज्वाइन विद रोजगारशाला परिवार को सपोर्ट कीजिए। परिवार के सदस्यों को बढ़ाएंगे तो मैं लगातार आपके लिए सीरीज लाता रहूँगा, और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।